गाइस वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 10 का व्यू देने लगे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब का रिव्यू मेडिकल नॉलेज पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं जाके। इसमें यह आता है सबसे पहले फेरेडे लॉ। फेरेडे लॉ ने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टडी को बताया था, मतलब इंडक्शन पैदा होती है और जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है, एक्सेलरेट करता है, ठीक है, स्टैटिक मूवमेंट से नहीं, एक्सेलरेट करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पर प्रोड्यूस हो रही थी। मैक्सवेल ने हमें ये बताया, ये एमसीक्यूज़ के लिए आप पढ़ लें कि मैक्सवेल ने हमें ये थ्योरेटिकली बताया कि ग्रेटर सिमेट्री होती है नेचर में, कि सिमेट्री से बन रहा होता है, ठीक है, मतलब चेंजिंग विद द टाइम एट द पॉइंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे चेंज होगी ना, तो वो चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के वो जो होती हैं वो राइट एंगल होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल आ रही होती है एक दूसरे के। ये देखिए 90 का एंगल बना रही। देन उसके बाद हर्ट्ज ने भी ये बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। देन इसके बाद मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, ये देखें मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है लेकिन वो स्टैटिकली मूव कर रहा है, ठीक है। अगर एक्सेलरेट होगा तब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह रहे हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आ जाता है। ये जो होता है ये एनालिसिस रे का हम करें स्पेक्ट्रम के जरिए, गैमा रे, एक्स रे, यूवी रे, इन्फ्रारेड, आप सारे इसकी वेवलेंथ भी देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हैं। देन इसके बाद वेवलेंथ आ जाती है। एक कंप्लीट वेव को लेंथ को हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है ना, मतलब वन कंप्लीट वेव हुई है जिसमें क्रस्ट और ट्रफ्ट आया, मीटर में से मेजरमेंट कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी इसकी हर्ट्ज आ रही होती है, एम्पलीट्यूड इसका डिस्टेंस होता है और वेलोसिटी फाइंड करनी तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ कर रहे थे, इन्वर्सली होती है फ्रीक्वेंसी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाता है, मतलब कि ये जो भी वेव आई है वो बाउंस बैक करगी तो वो रिफ्लेक्टेड होगी। देखें ये आई है वेव कोई और वो बाउंस बैक करगी, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव कहती है। और ये जो होता है ज़्यादातर आपने ये याद रखना सेम प्लेन में, तो ये यहाँ पे लिखी हुई है कि ये सेम प्लेन में हो रहा होता है, ठीक है, मतलब एक वेव आई वन मीडियम से जनरली आती है और उसी मीडियम में ही चली जाती है, सेकेंड मीडियम में भी जा सकती है लेकिन उसी वेव मीडियम में जाती है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन होगी। जो आ रही होती है इंसिडेंट कहते हैं, जो जा रही होती है इसे रिफ्लेक्टेड कहते हैं। रारफेक्शन आ जाता है लो का। इसमें क्या होता है कि एक मीडियम से आई है और वो दूसरे मीडियम में चलेगी। अब अगर वो लेस डेंसर से डेंसर मीडियम में जाए, कम डेंसर से ज़्यादा डेंसर में जाए, तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है। अगर यहाँ पे मोर डेंसर और ये लेस डेंसर है, ठीक है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। बस ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जॉर्प्शन नाम से बता रहा है कि ऑब्जॉर्ब हो जाना किसी चीज़ का, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि एनर्जी ऑफ अ वेव वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और यहाँ पे इंट्यूशन आती है। इंट्यूशन हमने पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ा है, मतलब इंटेंसिटी रिड्यूस होती जाती है, अब्जॉर्प्शन होती जाएगी तो इंटेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ रही होती है। ये क्या होती है कि मतलब टोटल इंटरनल रिएक्शन की जो रे है ना लाइट की, वो ट्रैवल करिए डेंसर मीडियम से लेसर डेंसर मीडियम में, ठीक है ना, डेंसर मीडियम से लेसर डेंसर से। और एंगल ऑफ इंसिडेंट टोटल रिफ्लेक्शन में हमेशा ग्रेटर होता है, तब भी तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, लेकिन कभी कभी इक्वल भी हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है कोजीन लो। ये कहता है कि रेज होती है ना अब्जॉर्ब बाय वेरी पर कोजीन ऑफ द एंगल ऑफ बिटवीन द इंसिडेंट एंड द नॉर्मल। इसका ना फॉर्मूला ये है, ये याद रखना है, सी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2abc, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा एंगल लार्ज होगा ना रे का स्ट्राइक करने की बॉडी सरफेस से, ठीक है, उतना ही उसकी ना अब्जॉर्प्शन कम होगी। जितना ज़्यादा एंगल ज़्यादा होगी उतनी अब्जॉर्प्शन कम होगी, ठीक है। देख लेना, ये देखिए कितना ज़्यादा एंगल है उतनी कम अब्जॉर्प्शन हो रही है। ये यहाँ पे इन्होंने बस लिखा हुआ है कि कोजीन इतना हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना बेसिक है कि इसके कोजीन ABC से ज़्यादा हो, ये CB से ज़्यादा हो। ये एक रेक्टेंगल बना के ना उन्होंने ये ABC बताया हुआ है, ठीक है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी इसी तरह कि ये स्टेट करा है कि इंटेंसिटी ऑफ बीम जो रे की है ना सोर्स से इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है इसके डिस्टेंस से। इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ बीम अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उतना ज़्यादा आप कम करें डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस मतलब डबल डिस्टेंस कम करें, ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ बीम बढ़ जाएगी। इन्वर्स स्क्वायर लो ये है, ठीक है। इस तरह ये डायग्राम भी बनाए हुए कि अगर 1 मीटर है तो ये देखिए 2 मीटर जा रही है, मतलब डबल उसका हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है मिरर। मिरर दो किस्म के होते हैं, एक प्लेन होता है एक स्फेरिकल। प्लेन जो होता है, इमेज जो होता है प्लेन और स्फेरिकल करता है। प्लेन मिरर है, ठीक है, आप प्लेन मिरर के आगे खड़े हुए, जैसे कि हमारे घरों में प्लेन मिरर लगा होता है, वहाँ पे हमें फ्रंट साइड अपनी बॉडी की नज़र आ रही होती है, ठीक है, और इरेक्टेड इमेज बन रही होती है। ये तो नहीं कि आप सीधे खड़े तो आपको अपना आप उल्टा नज़र आ रहा है, सीधा ही नज़र आ रहा होता है, ठीक है। कभी कभी इमेज होती है वो वर्चुअल भी बन सकती है, एग्जम्पशन होती है, ठीक है। इरेक्टेड इमेज बन रही होती है, खड़े तो खड़े इमेज बन रही है। लेटरली इन्वेंटेड का मतलब कि जो लेफ्ट साइड है ना वो राइट नज़र आएगी, जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड नज़र आएगी। देन उसके बाद जो आता है हमारे स्फेरिकल मिरर, ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग
इसकी सरफेस होती है इसे स्फेरिकल कहते हैं, कॉनकेव होती है और कन्वेक्स होती है। ये देख सकते हैं आप, ये भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव मिरर की बनी है और नीचे जो मैंने बनाई है वो कन्वेक्स की है। अब कॉनकेव मिरर जो होता है ये सफ़ेद होता है। देखिए कॉनकेव मिरर, अभी हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर, ये है कॉनकेव मिरर, मैंने आपको दिखा दिया। फिर उसके बाद कॉनकेव इमेज होते हैं रिफ्लेक्टिंग से टूवर्ड द सेंटर होते हैं। ये हमेशा इसकी इमेज होगी ना वो टूवर्ड्स द सेंटर बन रही होगी, ठीक है, सेंटर ऑफ अ सफ़ेयर। ये कॉनकेव मिरर की बात होती है, ठीक है। ये देखिए आगे भी जो अगला पेज है वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगी। लाइट रेज आई रिफ्लेक्ट होकर इधर आके एक वर्चुअल सी इमेज बन गई। जबकि कॉन्वेक्स मिरर होता है स्फेरिकल होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा अवे फ्रॉम द सफ़ेयर बना रही थी। देखिए ये आई वेव कोई भी रेज दो आई और ये जाके ये फोकल पॉइंट पे मिली जाके और फिर यहाँ से जाके दोबारा रिफ्लेक्ट होगी। ये वेव आई और यहाँ मिरर को लगी जाके रिफ्लेक्ट होगी। हमने कहा कि हम इस वेव का और इस वेव का रे का बना देते कोई पॉइंट, फोकल पॉइंट आ गई, यहाँ पे जाके कोई वर्चुअल बन रही है और ये जो है सेंटर अवे का है, अवे फ्रॉम द सेंटर है। देन उसके बाद पूल आ जाता है। पूल हमारे पास क्या होता है कि सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है वो पूल होता है। प्रिंसिपल एक्सिस जो पूल और सेंटर ऑफ ए स्फेयर के वेचर को ज्वाइन करी थी वो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ जाती है। सेंटर ऑफ ए स्फेयर मतलब ये कोई स्फेयर है, उसका सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ ए स्फेयर है। रेडियस पूल से लेके एंड तक का जो डिफरेंस होता है उसे हम रेडियस कह देते हैं। अपर्चर जो डायमीटर होता है उसका लेंथ भी हो सकता है, लेंस की लेंथ होती है और डायमीटर मिरर का होता है, ठीक है, याद रखना ये बात। प्रिंसिपल फोकस आ जाता है, वो होता है कि प्रिंसिपल फोकस नैरो बीम होती है कि लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर मीट अपेयर टू कम फ्रॉम वन पॉइंट से आ रही है, इसे हम प्रिंसिपल फोकस कह देते हैं। देन इसके फोकल लेंथ आ जाती है। पूल और प्रिंसिपल फोकस का जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास फोकल लेंथ है। एप्लीकेशन ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा जो था वो एमसीक्यूज़ के लिए था। कॉनकेव मिरर हमारे घर में ड्रेसिंग अप के लिए लगा होता है, हम अपने आप को देख रहे थे, वो कॉनकेव मिरर है, ठीक है। फिर डेंटल सर्जरी के लिए हम जाते हैं अक्सर औकात, डेंटल जब हमारे फेस में चेक कर रहा होता है वो कॉनकेव मिरर कर रहा होता है। आई वाले भी कॉनकेव मिरर यूज़ कर रहे होते हैं। फिर सिनेमा में हम जाते हैं तो सिनेमा में भी हमें कॉनकेव मिरर मिल रहा होता है। एस्ट्रोनॉट भी कॉनकेव मिरर यूज़ कर रहे होता है। लाइट की सर्च के लिए जो होता है वो भी हम पैराबोलिक मिरर या कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। व्हीकल्स के लिए जो गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं वहाँ पे भी हमारे पास कॉनकेव मिरर आ जाता है, ताकि जो गाड़ी आपने कभी देखी हो ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हो तो वहाँ पे गाड़ी लगता है बहुत पास है हमारे, लेकिन वो हमसे थोड़ी दूर होती है, तो इसका मतलब ये कि एक्सीडेंट वगैरह से बचा जा सके। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर किया तो लाइट को डिवर्स कर देगा ना। देन उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर की बात आ जाती है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये हमारे पास कहाँ पर यूज़ हो रहा है, शार्प टर्न ऑफ डेंजरस एजेस पे भी कॉन्वेक्स मिरर हो रहा है। कॉन्वेक्स मिरर हमारे व्हीकल्स में भी यूज़ हो रहा है। कॉन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। आप ये डायग्राम देखिए, ये लाइट रेज आ रही है, सेंटर ऑफ सफ़ेयर है और यहाँ पे आके ये फोकल पॉइंट है, यहाँ पे आके वो लगी, ये फोकल पॉइंट से सेंटर ऑफ सफ़ेयर को फोकल लेंथ कहते हैं। अब इसको देख लें, इसमें यही लिखा हुआ है कि ये जो है आप देखें सेंटर ऑफ अ स्फेयर थिक है लेकिन एजेस इसके थिन है, ठीक है। और इसी के साथ इसको भी देख लें कि ये थिन है सेंटर में और एजेस थिक है। ये भी आई लाइट रेज आई, ठीक है, डाइवर्ज होगी सारी, इसको हमने पीछे कह दिया फोकल पॉइंट, इससे डिस्टेंस सेंटर ऑफ सफ़ेयर तक फोकल लेंथ आ गया हमारे पास। देन इसको देख लें, ठीक है, रेज ऑफ लाइट आई ब्रॉट इट क्लोज टुगेदर कन्वर्ज होगी, पैरेलल एक कन्वेक्स लेंस आ गया। कॉनकेव लेंस आ जाता है, कॉनकेव थिनर है, मिडिल में डाइवर्जिंग लेंस है, प्रिंसिपल ऑफ फोकस पॉइंट आ रहा होता है, ठीक है।